हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? एग्जाम करीब आ रहा है, तैयारी नहीं हुई है, बस उम्मीद लगाए बैठे हैं कोई ऐसा टीचर मिल जाए, कोई ऐसा कोचिंग मिल जाए, कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा बुक्स, कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जो बहुत कम समय में पूरी तैयारी करा दे। तो आ गए हम आपके लिए लेकर के कैप्सूल कोर्स। अब ये कैप्सूल कोर्स क्या भाई, तो थोड़ा सा समय लीजिए, हम बताते हैं क्या होता है। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किन्हीं कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं फंस जाते हैं। अभी देखा जाए तो इस बार तो लगभग बहुत सारे बच्चों की तैयारी नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है। अगर किसी वजह से स्कूल के टीचर ने, कोचिंग के टीचर ने आपको जल्दी जल्दी रटवा दिए हैं, कोर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, इससे आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, इससे आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं हुई होगी, क्योंकि उसको समझने के समय चाहिए, बुक्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए समय चाहिए, जो इस बार बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है, ऐसे में सबकी उम्मीद सिर्फ उस चीज पर टिकी होती है जो बहुत कम से कम समय में आपकी तैयारी करा दे, है ना। तो कैप्सूल कोर्स इसी के लिए होता है। ठीक है, कैप्सूल कोर्स में क्या होता है कि इसमें मान लीजिए आपकी किताब में, आपके चैप्टर में, मान लीजिए पहले चैप्टर में आपके 40 क्वेश्चन है। अब 40 क्वेश्चन तो एग्जाम में तो आएंगे नहीं, लेकिन स्कूल कोचिंग में 40 क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, रटवाया जाता है, लिखवाया जाता है, अच्छे समझाया जाता है, जिसको बच्चों शायद ही कुछ बच्चे सबको याद रखते हैं, अब भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि 40 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे नहीं, उसमें केवल 5 या 6 क्वेश्चन तो आते हैं ना, सब क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। तो कैप्सूल कोर्स में 5 या 6 या 10 क्वेश्चन से ही उस 40 क्वेश्चन में से चुन चुन करके चुनिंदा क्वेश्चन को उठाया जाता है, जो बोर्ड के एग्जाम में लिंक करते हैं, जो आते हैं प्रॉपरली ठीक तरह से। तो समझ में आ गया कैप्सूल कोर्स क्या होता है। हाँ, कैप्सूल कोर्स में बहुत कम से कम समय में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ा जाता है जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम चाहें तो एक ही वीडियो में पूरा साइंस कंप्लीट कर सकते हैं, 14 चैप्टर को पढ़ा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक ही बार में आप पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे और शायद आपको लर्न भी ना हो। कहते हैं थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। तो हम ये 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी, एक वीडियो में एक चैप्टर को कवर करेंगे तो आराम से 14 वीडियो में 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर डेली आप देखेंगे और हर चैप्टर से केवल 8 या 10 क्वेश्चंस को ही उठाया जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए, लगभग 40 प्लस क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमको सबको नहीं पढ़ना है, समय नहीं हमारे पास है, हमारा बोर्ड का एग्जाम करीब आ रहा है। ठीक है, तो हम हर वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और 14 चैप्टर है तो 14 दिन में पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अपने मैथमेटिक्स की तरफ, और मैथ में भी 13-14 चैप्टर हैं और उसको भी हम लोग 14 दिन में कवर कर लेंगे। फिर हम चलेंगे इंग्लिश की तरफ, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैथ और साइंस के साथ साथ इंग्लिश को भी कवर कर ले जाए। इंग्लिश में भी ज्यादा नहीं है, इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत कम समय में, अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत ही कमजोर है, इंग्लिश से डर लगता है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे कि आपको भी इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। अब आप फिर नहीं कहेंगे इंग्लिश से हमको डर लगता है, आप कहेंगे कि सबसे फेवरेट अगर सब्जेक्ट कोई है तो मैथ, साइंस और इंग्लिश है, और आपकी जुबान पे ही 3 सब्जेक्ट का नाम भी आएगा जो कि आपका फ्यूचर है। ठीक है, कहा गया कि स्टूडेंट लाइफ में रीढ़ की हड्डी होती है। तो चलिए बिना बात किए, बिना समय गवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कैप्सूल कोर्स के मतलब पहले चैप्टर को स्टार्ट किया है और पहले चैप्टर से सिर्फ 10 क्वेश्चन आपके सामने राइट किया है। आइए देखते हैं ये 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार, और एक एक क्वेश्चंस को हम राइट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उदाहरण के साथ, और बताएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखने हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ साथ, डिफिनेशन के साथ साथ लिखेंगे भी, बताएंगे भी, समझाएंगे भी। तो आपके पास नोट्स अगर पेन नहीं है तो अभी वीडियो को रोकिए और आप अपने साथ, मेरे साथ साथ एक नोट्स और एक पेन ले लीजिए, एक बुक और एक पेन ले लीजिए, और मेरे साथ साथ जो भी हम राइट करेंगे उसका नोट बनाते चलिए, ताकि आज से ही आप प्रण ले लीजिए, कसम खा लीजिए कि आज से आपको जी जान लगा देनी है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में 90 प्लस या 96 प्लस नंबर नहीं आया तो फिर कहिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा जैसा मैं कहूंगा और वैसे पढ़ाई करेंगे तो, क्योंकि मैंने भी ऐसे अपने नंबर स्कोर किया, बिना कोचिंग किए, बिना स्कूल गए, मैंने भी अपनी स्टडी ऐसे ही किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस कौन कौन है भाई, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है उष्मा क्षेपीय क्रिया एवं उष्मा शोषीय क्रिया क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है उत्क्रमणीय क्रिया एवं अनुत्क्रमणीय क्रिया क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए।
तीसरा क्वेश्चन है संयोजन क्रिया एवं वियोजन क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। छठा क्वेश्चन क्या है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन क्या है, विस्थापन क्रिया एवं द्विविस्थापन क्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। आठवां क्वेश्चन क्या है, रेडाक्स क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। नौवां क्वेश्चन क्या है, उपचयन तथा अपचयन क्रियाओं में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। 10वां क्वेश्चन क्या है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए हर साल आता है, ये आता है 4 नंबर का, 4 + 4 8 नंबर के आएंगे। तो निम्न पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला क्या है, संक्षारण, दूसरा विकृत गंधिता। 11वां क्वेश्चन, हालांकि 10 ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बचपन से ही याद करना होता है। इसमें क्या होता है, इस पहले चैप्टर जितने भी रासायनिक समीकरण हैं, जितने अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं को लिख करके, समीकरण को लिख करके उसको संतुलित करना होता है। इसको आपको बहुत पहले से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी 6 नंबर का या 5 नंबर का आएगा। आपको अभिक्रिया दे देगा, कहेगा इसको अभिक्रिया कीजिए, समीकरण लिखिए और संतुलित भी करिए, ये 6 नंबर का आएगा। तो आपने क्या देखा कि पहले चैप्टर से और जितने क्वेश्चन राइट किया हमने, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है, इसको लेके 11 क्वेश्चन है, वरना 10 ही क्वेश्चन है। तो ये 11 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हर साल आते हैं और इस साल भी आएंगे। आपको पहले अभ्यास में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है जो कि अभी आप हमको समझाने जा रहे हैं। तो फटाफट हम यहाँ से हटते हैं, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जांपल। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई कि ऊष्माक्षेपीय क्रिया व ऊष्माशोषीय क्रिया किसे कहते हैं, क्या होता है, उदाहरण दे के समझाइए। तो पहले हम समझाते हैं ये क्या होता है। तो भाई इससे शब्द से लग रहा है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा को उत्सर्जित करने वाली क्रिया ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहलाती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वह क्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा उत्सर्जित होती है, क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहलाती है। हमने आपके सामने परिभाषा लिख दिया है, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अभी इसको समझिए, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर एग्जाम में आ गया दिमाग रखेगा, ऊष्माक्षेपी माने होता है निकालना, उत्सर्जित करना, उत्सर्जन करना, ठीक है, या उत्पन्न होना। तो ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा उत्पन्न होना, यानी वह क्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहलाती है। कंप्लीट हो गया। फिर से, वह क्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहलाती है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास मेथेन ले लेते हैं, CH4। मेथेन को अगर जलाएंगे वायु की उपस्थिति में, तो जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करना। जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बना है भाई, हमने आपको एक वीडियो बना रखा है बहुत पहले, ये वीडियो है, इसमें आपको हम समझाए हैं कि क्रिया कैसे होती है। यहाँ देखिए, इसमें ट्रिक क्या है कि अगर C और O नजर आए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H और O नजर आया तो जल कंपल्सरी बनती है। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन परमाणु है, तो एक ऑक्सीजन को लेकर के कौन भागेगा, कार्बन लेके भाग जाएगा, तो बनेगा CO2 धन। एक ऑक्सीजन बच गया, वो किसके साथ जाएगा, H के साथ, बनेगा H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। प्लस क्या निकलेगा, प्लस ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा कहिए या ऊर्जा कहिए, बात एक ही है। हाँ, इसको करते हैं संतुलित, क्योंकि संतुलित करना बहुत आवश्यक है। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब देखेंगे कार्बन अकेला है, कार्बन अकेला, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे 2 ही है, 2 लगा दीजिए, यानी पूरी अक्रिया संतुलित हो गई। तो इस अक्रिया में क्या निकला, ऊष्मा निकला। कितनी निकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊष्मा निकली। कंप्लीट हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मान लीजिए आपके सामने हमने ले लिया कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर ले लेते हैं,
इसमें डालते हैं जल। अब आपको हम बताते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। तो आपके घर दीवार को सफेदी करने के लिए चूना आया होगा मार्केट से, उसी चूना को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर उस चूने को हम डालते हैं जल में तो क्या होता है, उबलना शुरू होता है। इतना तेज उबलता है, ऐसा लगता है कि उस पर चावल पक जाएगा और पक भी जाएगा। इतना उष्मा निकलती है उसमें से, उसमें हम भोजन पकाए तो बहुत आराम से पक सकता है। ठीक है, यानी अगर कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूने को जल में डालेंगे तो क्या बनाता है, कुछ समय के बाद चूना ठंडा हो जाएगा, बुझ जाएगा, तो उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलती है, उष्मा निकलता है। ये तो सबको पता है, कंप्लीट हो गया। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको बता दें कि अभी आगे आएगा आपके लिए कि भाई बताइए श्वसन को क्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं, उसका भी एग्जाम्पल हम पहले देते हैं इसी वाली कहानी में। तो देखिए हमारे अंदर शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, भोजन खाते हैं, भोजन में जितने भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा जो कुछ मिलते हैं सब टूट करके लास्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। फिर हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, जिससे हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। और ये ग्लूकोज उस ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाती है। सबसे पहले हम बताया आपको ना कि C और O नजर आया तो जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और H और O नजर आया तो जल बनेगा। यहाँ भी कहानी वही है कि C और O नजर आ गया तो CO2 पहले बनेगा, धन HO नजर आ गया तो आपका जल बनेगा, प्लस क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा कहिए चाहे उष्मा कहिए, दोनों बातें की है। ठीक है, हाँ चलिए तो ध्यान दीजिए, इसको भी हम करते हैं संतुलित। ऊपर वाला संतुलित किए भाई, देख लेते हैं बार। यहाँ पे C है अकेला, यहाँ भी अकेला है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, कंप्लीट है। ठीक है, इसमें करते हैं कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 लगा दीजिए। 6 लगाने से हो गया 6 गुना 12 हो गया, और यहाँ पे 6 यहाँ पे है, 2 ही 8 ही है। तो काम करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे 2 ही है, 6 लगा दीजिए। 6 लगाने से ये ऑक्सीजन यहाँ पे 6, 6 गुना 12, 12 6 18 हो गया। तो काम करते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 लगा दीजिए। तो 6 गुना 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गया, यानी अब क्रिया हमारी संतुलित हो गई। तो बात समझ में आई। हमने आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिया उष्माक्षेपी का। हर क्रिया में उष्मा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपीय क्रिया बोलते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो एक ही एग्जाम्पल लिखना होता है। हमने आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिया, आराम से लिख सकते हैं। बहुत प्यार से रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि वह क्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है, या वह क्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है या उष्मा उत्सर्जित होती है उष्माक्षेपीय क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल सामने है। एकदम इसी के उल्टा होता है क्या, उष्माशोषीय क्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। तो वह क्रिया जिसको कराने के लिए, यानी वह क्रिया जिसको कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्माशोषीय क्रिया कहलाते हैं। या ऐसे कह लीजिए, अथवा एक और में लिखा है, वह क्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है। भाई उष्मा शोषी माने क्या होता है, अवशोषित करना, यानी वह क्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उष्मा शोषीय क्रिया कहलाती है। कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल है। वह क्रिया जिसको कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है उष्मा शोषीय क्रिया कहलाती है। ये यूं कह लीजिए कि वह क्रिया जो उष्मा का अवशोषण करती है, या वह क्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उष्माशोषीय क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड क्या लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन के साथ अपक्रिया करा करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, जब तक इसको आप उष्मा नहीं देंगे। ये उष्मा लेगी तब अपक्रिया होगी, तब जा करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी। यहाँ 2 है, ये 2 मोल बनेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप नाइट्रोजन क्या लेते हैं, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को क्रिया कराएंगे तो ये ऐसे नहीं बनेगी। इसके साथ आपको उष्मा देनी पड़ेगी। जब ये उष्मा पाएगी तब जाके नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO बनाएगा। यहाँ पे तो 2 परमाणु है, यहाँ 2 लगा दीजिए। अब क्रिया संतुलित हो गई, यानी हर क्रिया में उष्मा की आवश्यकता हो रही है। ये उष्मा को शोषित करके ये उत्पाद बना रहे हैं।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अभी आपको अमोनिया बनानी हो, क्या बनानी हो, अमोनिया बनानी हो, यानी N2 और H2 अगर ले लिए हैं तो इसमें भी क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। जब तक आप उष्मा देंगे नहीं ये अमोनिया गैस नहीं बनती है। जब आप जाएंगे इंटर में तो हैबर विधि पढ़ेंगे, हैबर विधि ने बताया अमोनिया कैसे बनाई जाती है, ठीक है, उसमें भी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन है, मिलके क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा, अमोनिया गैस बनाएगी। इसको भी संतुलित करेंगे। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे एक ही है, 2 लगा दीजिए, 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 3 6 हो गया, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, कंप्लीट हो गया। अब क्रिया संतुलित हो गई। एक बार तो सुन लीजिए, चाहे अमोनिया गैस को बनाइए, चाहे अमोनिया गैस को तोड़ करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रूप में बदलिए, हर केस में उष्मा चाहिए। आप चाहे इसका उल्टा कर सकते हैं कि अगर NH3 यानी अमोनिया गैस को तोड़ेंगे, अगर तोड़ेंगे तो टूटेगा भी नहीं, इसको तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। जब इसको उष्मा देंगे ये टूट करके फिर से क्या बन जाएगी, अलग अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो आपने क्या देखा, हमने 4 एग्जाम्पल दे दिया, किसके लिए भाई, उष्मा शोषी क्रिया के लिए। समझ में आया, कंप्लीट हुआ। हाँ, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। उष्माक्षेपीय क्रिया वह क्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्माक्षेपीय क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल सामने है। फिर उष्माशोषी क्रिया वह क्रिया जिसको कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्माशोषी क्रिया कहलाती है। या वह क्रिया जो उष्मा को अवशोषित करती है, उष्माशोषी क्रिया कहलाती है। आपके सामने एग्जाम्पल सामने है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा भाई कि उत्क्रमणीय क्रिया एवं अनुत्क्रमणीय क्रिया क्या है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो हम आपको बता दें, उत्क्रम माने होता है दोनों तरफ, अनुत्क्रम मतलब जो दोनों तरफ न हो, ठीक है। तो उत्क्रम मतलब दोनों तरफ, यानी वह क्रिया जो दोनों तरफ होती है, अग्र दिशा में, पश्च दिशा में, दोनों दिशाओं में होती है, वह कहलाती है उत्क्रमणीय क्रिया। और वह क्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, दोबारा पीछे नहीं आती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय क्रिया। इसको पहले राइट करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके, ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा भाई कि उत्क्रमणीय क्रिया किसे कहते हैं, तो वह क्रिया जो अग्र दिशा में और पश्च दिशा में, दोनों दिशाओं में होती है और कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। पूर्णता का मतलब कभी कंप्लीट नहीं होती है, हमेशा आती जाती रहती है, तो वह क्रिया कहलाती है उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देगा आपको, तो बहुत अच्छे समझ लीजिए। अभी ले लीजिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अगर इसको आप करेंगे गर्म, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा। किसमें, अमोनिया में, NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। यानी जब अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो ये अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल में टूट जाएगा। पुनः जब इसको ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो फिर से ये जुड़ करके अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये गर्म करने की जो इस दिशा में जाती है इसको अग्र दिशा बोलते हैं, और वापस जुड़ करके पीछे आती है इसको पश्च दिशा बोलते हैं। यानी वह क्रिया जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में होती है उसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय क्रिया बोलते हैं। कंप्लीट हो गया। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिए। अभी आप ले लीजिए हाइड्रोजन और आयोडीन, अगर इनको करेंगे गर्म, क्या करेंगे, इनको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। अगर इनको ठंडा करेंगे तो फिर से क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन अलग आयोडीन अलग हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप बनाते हैं अमोनिया गैस, जो भी बताए हैं आपको, जो कि हैबर विधि ने बताया था, क्या अगर नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनाएगा अमोनिया गैस बनाएगी।
और इसको और अधिक गर्म करेंगे, और अधिक गर्म करेंगे तो ये इधर आएगा, अर्थात नाइट्रोजन अलग और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इसकी कहानी अलग है कि इसमें अमोनिया गैस बनाने में दाब और ताप दोनों को चेंज करना पड़ता है। कम होगा तो इधर से इधर जाएगा, अधिक होगा इधर से इधर आएगा। इनकी कहानी अलग है। इतना समझ लीजिए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ने से अमोनिया बन सकती है, अब पुनः इनको तोड़ने से हम भी अलग अलग हो सकते हैं, यानी इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। इसलिए विभव क्रिया क्या है? उत्क्रमणीय क्रिया। और अगर एग्जाम्पल ना अम्ल वगैरह का तो अभी देख लीजिए, आपको बहुत सिंपल चीज है कि आप सुने होंगे नमक, NaCl साधारण नमक। अगर इसको जल, ये तो गर्म कर रहे थे हम लोग, लेकिन इसमें क्या है, अगर जल में डालेंगे, विलयन में डालेंगे, यानी इसको बोलते हैं जली विलयन में अपघटन करना। तो अगर इसको जल में डालेंगे तो Na+ बनाएगा, ये आयन में टूटेगा, ये प्लस आयन में, Cl माइनस में। पुनः जब इसको शुष्क अवस्था में करेंगे, ये था विलयन में, विलयन या जली विलयन। फिर जब शुष्क अवस्था में सुखाएंगे इनको, जब ये शुष्क अवस्था में करेंगे तो फिर इसे जुड़ जाएगा। ये सब क्रियाएं क्या है? उत्क्रमणीय क्रिया। इसी तरह और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फेट ले सकते हैं। इसको भी अगर जली विलयन डालेंगे तो हाइड्रोजन अलग टूटेगा, धन आयन में टूटेगा, और सल्फेट अलग टूटेगा, SO4, ये माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है। पुनः जब इनको शुष्क अवस्था में करेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। ये भी कौन क्रिया है? उत्क्रमणीय। और ये उत्क्रमणीय का पहचान चिन्ह है, ये तीर है। ठीक है। अगर क्रिया कुल एक ही दिशा में होगी, इसकी होगी, तो सिर्फ एक ही एरो रहेगा, लेकिन अगर उत्क्रमणीय क्रिया रहेगी तो दोनों तरफ तीर रहेगी। इसको उत्क्रम का चिन्ह बोलते हैं, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय क्रिया। मजा आया? हाँ। और इसी का उल्टा कौन है? अनुत्क्रमणीय क्रिया, कि भाई वह क्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है और पूर्णता को प्राप्त होती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है, उसको हम दोबारा पीछे नहीं बुला सकते। वह क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय क्रिया। जैसे अभी देख लीजिए, अभी पहले वाले क्वेश्चंस में हमने एग्जांपल लिया है कि चूना को, अगर चूना को डालेंगे जल में, किस में डालेंगे? अगर जल में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अब आप लाख रगड़ते रहिए, नाक रगड़ते रहिए, छपटियाते रहिए, सर पटकिए, फोड़ दीजिए, मर जाइए, उलट जाइए, लेकिन बुझे हुए चूने से कभी शुद्ध चूना आपका नहीं बनेगा। ठीक है। एक बार चूना पानी डालकर बूझ गया तो वो बूझ गया, हमेशा के लिए फिनिश। ठीक है। इसकी कहानी तक खत्म हो गई, और इनकी कहानी खत्म नहीं हो रही है। इधर से इधर भी जा रहे हैं, इधर से इधर भी आ रहे हैं, दोनों तब चल रहे हैं। ये उत्क्रमणीय, ये एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा नहीं होगा। यानी ये कह लीजिए कि जिद्दी स्वभाव होता है कि भैया एक बार हम अगर हाँ कह दिए तो हाँ है, ना कह दिए तो ना है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका भाई। तो जो हमेशा एक लीजिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट CO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये होता है, बताए है ना, संगमरमर या चूना या खड़िया पत्थर। इसको भी अगर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ये टूट जाएगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, और क्या कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, यानी CaO अलग हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये एक बार टूट गया, दोबारा जुड़ेगा नहीं, यानी वापस बन करके नहीं आएगा। ये सभी क्रियाएं क्या है? ये क्रिया अनुत्क्रमणीय क्रिया है। मजा आया? हाँ। तो वीडियो को रोकिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, और हमने कहा है कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे, मेरे साथ साथ बनाएंगे और समझेंगे, रटेंगे नहीं। अगर आप मेरे साथ समझेंगे और नोट्स भी बनाएंगे तो फिर आपको जब भी एग्जाम की तैयारी करेंगे या फिर एग्जाम देने जाना होगा तो एक नजर प्यार से देखिएगा, सब कुछ आपके सामने होगा। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है ये, और ये क्या कह रहा है? संयोजन क्रिया एवं वियोजन क्रिया में क्या अंतर है? उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो संयोजन और वियोजन शब्द से ही पता चल रहा है। संयोजन, संयोग करना, दो या दो से अधिक यौगिक
यौगिक या तत्वों को आपस में जुड़ करके एक नया यौगिक बनाना, नया पदार्थ बनाना क्या कहलाता है? संयोजन क्रिया। और वह क्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ, एकल यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे बोलते हैं वियोजन क्रिया। क्योंकि विघटित होता है, विखंडन होता है, वियोजन होता है एकल पदार्थ। ठीक है, आराम से समझिए। संयोजन क्रिया किसे कहते हैं? तो वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जुड़ करके, संयोग करके कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संयोजन क्रिया। और वह क्रिया जो जिसमें कोई भी एकल पदार्थ या यौगिक वियोजित होकर के, विखंडित होकर के, टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है क्या कहलाता है? वियोजन क्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया? तो आइए इस परिभाषा को लिखते हैं, उदाहरण देके फिर समझते हैं। चलिए समझिए क्या कह रहा भाई कि संयोजन क्रिया वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जुड़ करके या आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन क्रिया कहलाती है। तथा वह क्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ टूट कर या वियोजित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, वियोजन क्रिया कहलाती है। क्लियर है? तो आइए समझते हैं एक एक करके संयोजन क्रिया। तो इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके, जुड़ करके, संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करता है। तो देखिए अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी आपके सामने लेते हैं नाइट्रोजन और क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। इनको आपस में अब क्रिया कराएंगे तो उष्मा देंगे, आपको पता है। ठीक है, तो अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनती है? आपको बनती है अमोनिया। क्या बनती है? अमोनिया गैस बनती है। इसको करते हैं संतुलित। यहाँ लगा दीजिए 2। अब 2 लगाने से यहाँ पे लगा दीजिए 3। हो गया संतुलित। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाया भाई? अमोनिया बना ली। 2 तत्व थे मिलकर के एक बना दिए, संयोग हो गया तो संयोजन क्रिया हो गया। और देख लीजिए अभी हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल मिला देंगे, दोनों जुड़ जाएगा। जब दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। यानी दो पदार्थ था, दो यौगिक थे मिलकर के एक बन गया, संयोग हो गया। यह क्रिया संयोजन क्रिया कहलाती है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने लिखा है दो या दो से अधिक, यहाँ तो 2 ही है, अधिक लेते हैं। तो अब ले लीजिए धावन सोडा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ जल मिलाइए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाइए, तब जाकर के बनेगा खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लगा दीजिए, संतुलित हो गया। चलिए 1 2 3 यौगिक मिल करके, संयोग करके एक यौगिक बना रहे हैं। ये भी हमारे क्या हो गई? संयोजन क्रिया। समझ में आया? हाँ। अब संयोजन क्रिया की उल्टा होती है कौन? वियोजन क्रिया। यानी वह क्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, यह कहलाता है वियोजन क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी का उल्टा करते चले जाइए। अमोनिया का, अगर अमोनिया को तोड़ेंगे तो क्या बनाएगी? नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अगर आप लेते हैं NH4Cl को, इसको तोड़ेंगे तो अमोनिया अलग हो जाएगी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो जाएगा। अगर आप लेते हैं क्या, अभी इसी को उल्टा कर दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को भी अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। जो वियोजन की क्रिया है वह संयोजन की उल्टा होती है। इसमें दो या दो से अधिक जुड़ करके एक बना रहे थे, इसमें
एक वाला कोई यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बना रही थी। बात क्लियर हो गया, समझ आया? फटाफट स्क्रीन से उठ लीजिए। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, इस बार हमने दो क्वेश्चन ऐड किया है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, इसलिए हमने दो क्वेश्चन को एक साथ ऐड किया है। और एक बात और बता दें कि अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो अपने अंदर से बोरियत को निकाल दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है, बहुत हो गया आलस, बहुत कर लिए बोर, अब समय नहीं है ना बोर होने के लिए ना आलस करने के लिए। पूरी एनर्जी के साथ आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि अब समय नहीं है, अब कम से कम जो भी हमारे पास समय है इस समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। तो ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो बहुत सिंपल सी बात है। अब आप बताइए, जब आपके घर कोई सामान पुराना हो जाता है और उसको बेचना हो तो क्या करते हैं? तो उसको अच्छे से रगड़ के साफ किया जाता है, ताकि उसके जो भी पैसे मिले अच्छे मिले। या जब कभी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं दुकानदार के यहाँ, अगर वो सामान गंदा है, भटा हुआ है, धूल जमे हुए हैं, उसको अच्छे साफ कर देता है, ताकि आप उस सामान को ले सकें और उसके प्रति कोई ऑब्जेक्शन न कर सकें। तो वही कहावत है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ करने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है? तो रीजन यही है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले उसको साफ इसलिए किया जाता है, ताकि उस रिबन के ऊपर जो भी धूल या कण चिपके हुए हो, जमे हुए हो, सब साफ हो जाए और मैग्नीशियम प्रत्यक्ष रूप से वायु में जल सके, यानी प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके और अच्छे से जल सके। यही परिभाषा हमने लिखा भी है, देख सकते हैं कि वह क्या, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है जिससे रिबन के ऊपर जमे, रिबन पर जमे धूल कण आदि साफ हो जाए और रिबन प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ जाए। क्लियर हो गया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संतुलित, क्या करा भाई कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो ध्यान से देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण अभी आपको बहुत सारे समझा भी चुके हैं, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल ले भी चुके हैं कि भाई संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि दोनों तरफ जो भी हमारे परमाणु हैं, तत्व हैं, उनके परमाणु बराबर हैं। यानी अगर परिभाषा कहें तो रासायनिक यानी संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें उपस्थित सभी तत्वों के जो परमाणु हैं वो दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो। तो वह समीकरण क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब एग्जाम्पल लिखते हैं, अभी यहाँ देखिए, हमको बनाना अमोनिया गैस N2 के साथ H2 ले लिए हैं, तो ये बन गया क्या? अमोनिया गैस यानी NH3 तो बन गया। क्या ये बराबर है? अभी नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 ही है, तो यहाँ पर लगाएंगे 2। तो क्या यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पर भी 3 लगा दीजिए। 3 दूना 6, हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया, 2 3 6 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया, 2 नाइट्रोजन यहाँ भी, अब बराबर हो गया। तो अब ने क्या देखा, इस समीकरण में जितने परमाणु इधर है उतने ही परमाणु इधर भी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो परिभाषा क्या बन गई कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्लियर हो गया? अब कह रहा कि बताइए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो कहेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण से न केवल इस अभिक्रिया की, इस समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों की मात्रा, उत्पादों की संख्या, अपकारकों की संख्या की भी जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि कितना मोल, कितना अणु, कितना परमाणु हम तत्व ले रहे हैं, तो कितने मोल हमको उत्पाद बन रहा है, ये जानकारी हमको संतुलित रासायनिक समीकरण से ही प्राप्त होती है। देख लीजिए, यहाँ नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का 6 परमाणु है, तब जाकर के 2 अणु क्या बने हैं, अमोनिया बना, 2 अणु अमोनिया बना है। या यूं कह लीजिए कि नाइट्रोजन का 1 मोल कितने मोल, 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, यानी इसको कह सकते हैं कि एक संबंधी 3 का अनुपात में लेने पे आपका 2 मोल क्या बनना है, अमोनिया बन रही है। यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन लिए हैं, तब जाके 2 मोल अमोनिया गैस प्राप्त हो रही है। समझ में आया? हाँ, यही कहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो वह समीकरण जिसमें उपस्थित तत्वों के, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है, इससे न केवल इस समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि इसमें बनने वाले उत्पादों की संख्या और अभिकारकों की संख्या भी पता चलती है। क्लियर हो गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए भाई, इसमें 2 क्वेश्चन में लिया है। पहला क्या है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो पहले आपको समझा दें कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन में क्या मिलता है, बहुत सारे पौष्टिक आहार, बहुत सारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन, प्रोटीन, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन सब पचते पचते विभिन्न अंगों द्वारा, जैसे अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी से होते हुए और विभिन्न जगहों द्वारा खंड खंड होकर के भोजन पचता है। वसा कहीं और पचता है, प्रोटीन कहीं और पचता है, और कार्बोहाइड्रेट कहीं और पचता है, आयरन कहीं और पचता है। सब पचते पचते किस में बदलते हैं, ग्लूकोज में। किस में बदलते हैं, ग्लूकोज में। यानी और हाँ, भोजन के पचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उपापचय। यहाँ पे हमने लिखा भी है, उपापचय क्रिया के पश्चात, अभी समझाएंगे। तो यानी भोजन जब पच जाता है, तो भोजन पच करके जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं सब किसमें बदलते हैं, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। ये क्लियर है? चलिए, अब हम लेते हैं श्वसन, यानी सांस लेते हैं, तो सांस में हमसे क्या मिलता है, हमको ऑक्सीजन मिलती है। तो भोजन से जो ग्लूकोज मिलता है और श्वसन से जो ऑक्सीजन मिलती है, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अपक्रिया करके हमको ऊर्जा देता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसीलिए श्वसन को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय क्रिया बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, देखिए हमने लिखा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन उपापचय क्रिया के पश्चात भोजन से प्राप्त ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। अभी कुछ देर पहले आपको क्रिया समझाए भी हैं, फिर इसे समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। तो भाई ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसके साथ अभिक्रिया कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। ये हमको कहाँ से मिला है, उपापचय क्रिया के पश्चात भोजन से प्राप्त हुआ है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिला है, तो श्वसन क्रिया के पश्चात, यानी श्वसन प्रक्रिया में हमें ऑक्सीजन मिला है। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CO के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर O के साथ H अभिक्रिया करेगा तो जल बनाएगा, प्लस क्या बचेगा, ऊर्जा निकलेगी। और इसी ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के विभिन्न अंग, विभिन्न कोशिकाएं करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न कोशिकाओं द्वारा, जिसे शिराओं द्वारा, फेफड़े द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है, और भी बहुत सारे अंग इसको बाहर निकालते हैं। जल, जो भी जल अवशेष बचता है, यानी सब क्रिया द्वारा जो भी जल मिलता है उससे हम लोग यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में बाहर निकालते हैं। और जो ऊर्जा मिलती है यही हमारे शरीर के अंदर रहती है, और इसी ऊर्जा के बदौलत हम अपने सारे काम को करते हैं। हो गया? हाँ, यानी जो भी श्वसन से ऑक्सीजन मिला है, ये ऑक्सीजन अब क्रिया करके क्या बना रही है, ऊर्जा दे रही है, ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। इसीलिए श्वसन को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय क्रिया बोलते हैं। रटना नहीं है, बार बार बोलना है, रटना नहीं है, समझना है। देखिए कैसे कहेंगे,
कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि श्वसन में प्राप्त या श्वसन क्रिया से प्राप्त ऑक्सीजन उपापचय क्रिया के पश्चात भोजन से प्राप्त ग्लूकोज से अभिक्रिया करके कौन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं क्या कि भाई दूसरा क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। विस्थापन में एकल तत्व विस्थापित होगा जबकि द्विविस्थापन में दो तत्व विस्थापित होंगे। चलिए समझते हैं। देखिए तो विस्थापन में क्या होता है भाई कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व, कोई बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल करके उसका स्थान ले लेता है, यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यूं समझ लीजिए कि कोई बहुत गरीब परिवार से है, कोई बहुत गरीब परिवार से है और वो अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है, लेकिन कोई बहुत रईस बने बाबा कोई बिगड़ा हुआ औलाद या कोई बहुत रईस है जो बहुत घमंडी है इसके अंदर है, वह आता है उस सुखी परिवार के अंदर से लोगों को बाहर निकालता है और उनकी जमीन पे कब्जा जमा लेता है। बस वही हो गया। तो वही होता है क्या विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कोई अभिक्रियाशील वह क्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है, अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है किसी कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, तो उससे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझाते हैं जैसे अभी देख लीजिए ये क्या है जिंक है। जिंक क्या है, ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये जिंक अगर देखा जाए इसके सामने लाते हैं कॉपर क्लोराइड को, किसको कॉपर क्लोराइड को लाएंगे तो देखिए इस जिंक के आगे कॉपर कम क्रियाशील है, तो क्या करेगा भाई अब इस कॉपर को इसके घर से इसके यौगिक से निकाल देगा और जाकर उसकी जगह कब्जा जमा लेगा, यानी Cu को बाहर निकाल देगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा और जिंक खुद इसका स्थान पे जाएगा, तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा जिंक क्लोराइड। बात समझ आई। यानी ये अधिक लिखा में क्या है वह पर इसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील, ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील है और कम अभिक्रियाशील कॉपर है, तो कॉपर के यौगिक से कॉपर को हटा दिया उसके जगह खुद आ गया, यानी इसमें से हाँ कितने तक तो विस्थापित हुए सिर्फ एक ही हुआ, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम में भी आ सकता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहे चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहे दोनों बात एक ही है। कंप्लीट हो गया। चलिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है जिंक है और ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर इसके साथ क्या करेंगे तो यहाँ पर भी जिंक प्रबल है कैल्शियम दुर्बल है, तो जिंक क्या करेगा कैल्शियम को हटा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, यानी जिंक ऑक्साइड बनाएगा और कैल्शियम भाई साहब को खत्म कर देगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या है एकल विस्थापन क्रिया या विस्थापन क्रिया। कंप्लीट। ओके, अब आते हैं द्विविस्थापन। तो इसमें क्या होता है द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें कहता है भैया तुम हमारे जमीन पे कब्जा करोगे तो हम तुम्हारे जमीन पे कब्जा करेंगे, हिसाब बराबर वाला होना चाहिए, यानी इसमें क्या बोलते हैं द्विविस्थापन, दोनों लोग एक दूसरे पे कब्जा करेंगे। देखिए जैसे होता क्या है कि अभी आपको हम बात करें तो ये हमारा क्या है, आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप मिलाते हैं क्या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो होगा क्या ये प्लस है ये माइनस है, ये भी माइनस है ये प्लस है। किसी भी यौगिक में पहला प्लस दूसरा माइनस होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस होता है, तो प्लस अटैक करता किस पे माइनस पे, तो ये भी प्लस कटेगा माइनस पे, तो यह NaCl को लेके भाग जाएगा। Cl को बनेगा क्या NaCl जो साधारण नमक है। अरे भैया जब इसने इसकी बीवी को लेके भगा तो ये भी इसकी बीवी को लेके भागेगा। भाई जैसे को तैसा, तुम हमारे को लेके भागेगा हम तुम्हारे को लेके भागेंगे, ये इसको लेके भागा तो ये भी इसको लेके भागेगा, तो बनेगा H2O और क्या बना जल बन गया। अब देखेंगे अब क्रिया संतुलित है कि नहीं है, तो NaCl एक भाई H2 है, यहाँ भी 2 है, O अकेला क्रिया संतुलित है। कंप्लीट हो गया। कोई और एग्जांपल लेते हैं। अभी मान लीजिए हम ले लेते हैं, पूछिए क्या
अभी लेते हैं H2SO4 के साथ ले लीजिए CaO, ये ले लिए भाई। अब क्रिया कराएंगे तो पहला प्लस है दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो क्या होगा देखिए, ये क्या होगा भाई, ये प्लस अटैकर माइनस पे, तो इसको भाई बनेगा क्या H2O, और ये क्या है, कैसे हम इस पर अटैक करेगा, तो इसको CaSO4 को लेके किनारे हो गया, आराम से बन गया हमारा, कंप्लीट हो गई। यानी आयनों का आदान प्रदान, इसके साथ माइनस था लेकिन उसको अपना पसंद नहीं है, उसको दूसरे की पसंद आ रही है, तो उसके माइनस को लेके भाग गया, और जब ये इसके लेके भागा इसने भी इसके माइनस को लेके भाग गया, इन दोनों आपस में आदान प्रदान कर लिए, दोनों एक्सचेंज हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन क्रिया बोलते हैं। कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार और। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक्स नहीं किए हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, फिर आगे बढ़िए। भाई कुछ तो दक्षिणा दीजिए, हाँ पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा भाई, 8वां और 9वां। 8वां क्या कह रहा है कि रीडास क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 9वां कह रहा है उपचयन क्रिया एवं अपचयन क्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको बता दें कि वह अपक्रिया, ये रीडास क्रिया बिल्कुल इस पे डिपेंड है, यानी इसको पढ़ने से पहले आपको उपचयन और अपचयन को पढ़ना पड़ेगा। अगर उपचयन अपचयन को पढ़ लेंगे, रीडास इन्हीं से पैदा हुआ है, यानी रीडास क्रिया किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल है, वह क्रिया या उपचयन और अपचयन की अक्रिया को ही रीडास क्रिया कहते हैं। वह अक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे ही क्या बोलते हैं, रीडास क्रिया। रीडास क्रिया को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, उपचयन और अपचयन। तो आइए पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हमने आपके सामने उपचयन क्रिया, अपचयन क्रिया और रीडास क्रिया तीनों को लिख दिया है। पहले हमने उपचयन और अपचयन लिखा है, फिर हमने रीडास को लिखा है, क्योंकि हमको पता है उपचयन और अपचयन पढ़ने के बाद ही हम रीडास को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं उपचयन क्या होता है। तो वह क्रिया उपचयन में आपको शॉर्ट में अगर हिंट दें तो उपचयन वाले क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन कमी होती है, यही था उपचयन अपचयन। तो देखिए उपचयन क्रिया किसे कहते हैं, तो वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन क्रिया कहलाती है, और वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी होती है अपचयन क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल दे के समझते हैं, क्योंकि कहा है भैया उदाहरण दे के समझाइए। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, कॉपर है, और कॉपर को अगर जलाएंगे यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। आपने क्या देखा, यहाँ पर ऑक्सीजन था नहीं था, कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब क्रिया कराने के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की वृद्धि की हुई क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन क्रिया बोलते हैं। चलिए इसी का उल्टा अपचयन होता है, इसमें ऑक्सीजन की ह्रास होती है, कमी होती है। कैसे, देखिए अब क्या करते हैं, ये हमने ले लिया कि मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी में लीजिए, इसमें हमने कॉपर ऑक्साइड को ले लिया और इसमें हमने प्रवाहित किया हाइड्रोजन गैस ताप पे। जैसे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के क्या बनाएगा, जल बना लेगा और ये कॉपर को अलग कर देगा। आपने क्या देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन था बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है बट यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो गया, कम हो गया। इसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अब चयन, बात समझ में आ गई? हाँ, यानी वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे आ गया, तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसको उपचयन क्रिया कहेंगे, और वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास या कमी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? अपचयन क्रिया। क्लियर हो गया? चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या ह्रास क्रिया किसे कहते हैं। हमने क्या कहा? ह्रास क्रिया वह क्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ह्रास क्रिया। ये कैसे होगा भाई? तो बिल्कुल होगा, देखा जाए तो ये भी ह्रास क्रिया है। पूछिए कैसे? देखिए ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन था तो यहाँ पे था बट यहाँ पे नहीं है, कम हो गया, इसको बोल दिए अपचयन। और यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है, और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं था बट यहाँ बढ़ गया, आ गया, यहाँ उपचयन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गई? ह्रास क्रिया भी हो गई। अगर दोनों दिखाएंगे तो ह्रास भी कहेंगे, अगर केवल ये दिखाएंगे तो अपचयन कहेंगे, इसको दिखाएंगे तो उपचयन कहेंगे। एक ही एग्जाम्पल से तीनों का काम चल जाएगा। चलिए अब कहते हैं ह्रास और अलग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अभी कुछ देर पहले हम एकल विस्थापन यानी विस्थापन क्या समझाए हैं, उसी के एग्जाम्पल को पढ़ दीजिए। है लिया था हमने जिंक और लिया था क्या? कॉपर ऑक्साइड लिया था। अब हमको पता है जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो होगा क्या? जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो जिंक ऑक्साइड आएगा प्लस कॉपर निकल जाएगा। भैया बिल्कुल उसी तरह से, यानी जिंक क्या है? अधिक शक्तिशाली है, अधिक मतलब अधिक क्रियाशील है, बहुत पावरफुल है, इसलिए कॉपर की गर्लफ्रेंड ने कॉपर को छोड़ करके इसके साथ चले आई। इसीलिए कहते हैं भैया अभी से दिल मत लगाओ, दिल टूटेगा, तकलीफ होगी, फ्यूचर बर्बाद होंगे। दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ। कहते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड से दिल लगाने से बस धोखा और प्रॉब्लम मिलती है, अगर दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो आपकी किस्मत बना के जाएगी। ठीक है? हाँ, तो यहाँ देखिए तो कहा गया भाई यही तो हो रहा है इस जमाने में। अगर आप किसी भी कंडीशन में कमजोर निकले, अगर लड़का हो या लड़की, अगर आप आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर निकले तो आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड आपको छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए भैया इन सब चीजों में कुछ नहीं है, दोस्ती करनी है तो किताबों से करो, कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा, मिलेगा अभी तो आपकी किस्मत चमका के जाएगी। चलिए आते हैं, तो क्या जिंक प्रबल है। जब जिंक प्रबल है, अब इन भाई साहब के कॉपर क्या हो गए? दुर्बल हो गए। जब इन दुर्बल हो गए तो इनकी जो फ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड कहिए चाहे बॉयफ्रेंड कहिए, ये क्या हुआ? इनको बड़ा अजीब महसूस हो रहा भैया कि तुम तो दुबले हो, इसके सामने हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अब जिनके साथ नहीं रहेंगे तो छोड़ के इनके साथ चली आई। अब जब चली आई तो ये बेचारे घंटा बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं? घंटा बजा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन था नहीं था, यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे खत्म यानी कमी हो गई, ह्रास हो गई, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बोलते हैं? अपचयन। और आपने देखा इस क्रिया में उपचयन भी हुआ, अपचयन भी हुआ, यह क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? ह्रास क्रिया कहलाएगी। कंप्लीट हो गया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बात ध्यान दीजिए, ये सब तो संतुलित है। हमने कहा है कि हर क्रिया को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। ये संतुलित नहीं है। यहाँ पे कॉपर अकेला ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ भी 2 चाहिए, 2 लगा दीजिए, 2 लगाने से कॉपर भी 2 हो गया, 2 लगा दीजिए। अब क्रिया संतुलित हो गया। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा भाई कि निम्न पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए संधारण और विकृतगंधिता पर, और नोट यानी 11 जो क्वेश्चन है वह सभी रासायनिक क्रियाओं का समीकरण लेकर उन्हें संतुलित करना है। आइए एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो टिप्पणी में पहले क्या है? संचारण है। तो संचारण क्या होता है?
संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना। जब कोई लोहा या धातु जब ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती है तो वह उसके संपर्क में आकर के संक्षारित होने लगती है, नष्ट होने लगती है। ये घटना संक्षारण कहलाती है। लिखते हैं इस बात को, देखिए चलिए ध्यान दीजिए भाई, क्या कह रहा है, संक्षारण किसे कहते हैं। जब लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती हैं तो वह उसके संपर्क में आकर के संक्षारित होकर नष्ट होने लगती हैं। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्लियर है। इसका समीकरण लिखना हो तो क्या करेंगे, ये कोई आयरन है, लोहा है और इसको ऑक्सीजन के संपर्क में ले आइए तो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 जिसको क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। अब क्रिया को करते हैं संतुलित। यहाँ पे है 3, यहाँ पे लगाएंगे 3, 3 दूना 6 तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लगाएंगे। यानी जब आयरन या लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो इसे संपर्क में आकर के क्या होती है, जंग लगता है, संक्षारित होती है और नष्ट होने लगती है। ये घटना क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। कंप्लीट। अब हमारा है विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो विकृत गंधिता माने विकृत माने विशेष, गंध माने गंध आना, विशेष प्रकार की गंध आना। तो आपको पता होगा जब आपके घर पार्वती सड़ती है, कोई भोजन बासी होता है उसमें से दुर्गंध आने लगती है, इसी को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। चलिए इसको परिभाषा कर देंगे। केवल भाई जब कोई वसा या वसा से युक्त कोई खाद्य सामग्री ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर के वह उसको ऑक्सीड कर देती है, जिससे उसमें से विशेष गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब साफ है कि जब कोई भी खाद्य सामग्री ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो वह ऑक्सीकृत होगी, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो वह खराब होने लगेगी। जब खाद्य सामग्री खराब होगी उसमें से विशेष गंध आएगी और इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर हो गया। हाँ, अब सुनिए, अब जो हमारे हेडिंग क्या है, लास्ट में 11वां क्वेश्चन से सभी रासायनिक क्रियाओं को समीकरण को लिख करके संतुलित करना। तो अभी आपने देखा कि जितनी सारी क्रियाएं हमने लिखी हैं सबको संतुलित करना किया है। कैसे किया है ये सब आपको देखिए हैं और उसी तरह से आपको करना है। ये आप खुद करेंगे किताब से, लेकिन चूंकि हमने क्या कहा, हमको तैयारी करनी है, आपको तैयारी हुई नहीं है, आपको और नॉलेज नहीं है, तो हमने अब क्रिया पे यानी रासायनिक क्रियाओं पे पर्सनली वीडियो बनाया है। ये रहा वीडियो, ये वीडियो आप लोग देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रखे हैं, उसको जाकर देखिएगा और बहुत ही जीरो लेवल से आप अब क्रिया करना, संतुलित करना सब सीख जाएंगे। ठीक है। और ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और इस तरह से हमारा कैप्सूल कोर्स का पहला चैप्टर कंप्लीट होती है, अध्याय फर्स्ट कंप्लीट होती है। अगले दिन अगला एपिसोड हमारा होगा कैप्सूल कोर्स सेकंड, जिसमें हम दूसरे अभ्यास को कवर करेंगे और इस तरह से 14 दिन में 14 अभ्यास कंप्लीट हो जाएगी। चलिए भाई तो वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो को आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर, जितने भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सब पे वीडियो को शेयर करिए, सबके पास पहुंचाइए, ताकि जितना मैं आपको देखिए टाइम क्या हो रहा है, 9 बजने वाले, टाइम आपको दिख रहा होगा 9 बजने वाले हैं। तो 9 बजे इतनी रात को भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो सिर्फ आपके लिए और आप सबके लिए, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। ठीक है। लगभग मेरे यहाँ सब लोग सो चुके हैं, बट अभी भी हम जग रहे हैं आपके लिए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है इस वीडियो को सबके पास फैला दीजिए, ताकि मेरा मेहनत सार्थक हो जाए। ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए और ये सब्सक्राइब करिए, घंटी को बजाइए, तो घंटी को प्रेस करते ही, बेल आइकन को प्रेस करते ही, जिससे हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो को देखने से वंचित नहीं रहेंगे। ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में, नई उमंग, नई तरह के साथ। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।